नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक गरीब बेटी की शादी अमीर घर में हुई तो ननद और नंदोई ने साजिश करके घर से निकालना चाहा। तो जेठानी ने किया कुछ ऐसा कि मेहमानों के आने के साथ साथ घर में भी रौनक भी बढ़ रही थी। ढोलक की थाप बन्ना बन्नी के गानों से गौरी के घर का आंगन गूंज रहा था। गौरी की बुआ मंगला ढोलक पर थाप दे रही थी। गीता गाती महिला के स्वर जैसे ही मध्यम पड़े वो चिल्लाकर बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वाले को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में इतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ हो। आ जाने तो इस घर के नए दामाद को। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी गौरी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए गीत गाना शुरू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड तो दो भगवान। सुबह सुबह जो चाय बनाए खुद पिए और हमें पिलाए और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुनकर के कमरे में बैठी गौरी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच उसकी माता पिता को कुछ तो खटक रहा था। गौरी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी गौरी की माँ अलका जी ने पढ़ ली थी। अलका जी ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन गौरी ने हर बार बहाने बनाकर बात को मुस्कुराकर टाल दिया। अलका जी जब भी गौरी से कहती, गौरी तुझे विकास पसंद है या नहीं, इस रिश्ते से तू खुश तो है, तब गौरी कहती, ये कैसी बातें पूछ रही हो माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परवरिश मुंबई में पला बड़ा अमीर परिवार का विकास, देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर व्यक्ति तत्व का लड़का था और विकास घर का ही बिजनेस संभालता था और पिता का सहयोग करता था। इधर गौरी एक छोटे से कस्बे की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। साबरी सलोनी गौरी को जब विकास के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। विकास से रिश्ता तय होते सभी आसपास जान पहचान वालों को गौरी की किस्मत भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात पर ताना मारा करते थे। वो भी आज कह देते थे, किस्मत हो तो गौरी जैसी। गौरी की बुआ जिन्होंने गौरी का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खा की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने की वाहवाही लूटती। लेकिन गौरी को विकास का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक विकास ने कभी भी अकेले में या फोन पर गौरी से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां गौरी से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है, तो गौरी बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं और उनकी आदत भी नहीं है ज्यादा बोलने की। वो आजकल के लड़कों की तरह फालतू बात नहीं करते हैं। शाम को दरवाजे पर बारात आई। जिसने विकास को दूल्हे के रूप में देखा देखते ही रह गया। तभी मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने एकाएक सबके सामने कहा, हाय दूल्हा तो गुलाब के फूलों से सुंदर है। जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। कुछ को गौरी की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़की और उसके घर वालों ने लड़की में, जो कोई संग हंस की जोड़ी बना दी। शादी के दौरान विकास ने सबसे अच्छे से बात की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट एवं हंसमुख स्वभाव को देखकर सब बहुत खुश हुए। गौरी की सहेलियों ने गौरी के कान में कहा, चल झूठी, तू तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये कैसे बोल रहे हैं। कि सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी
बड़े धूमधाम से गौरी की शादी विकास से संपन्न हो गई। विदा होकर जब गौरी विकास के संग कार में बैठी तो विकास ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक और खिसककर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देखकर गौरी के मन में अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। खैर, गौरी विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे ही उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ गौरी के बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास ससुर प्रताप जी एवं 2 शादीशुदा ननद सीमा और दिया थी। गौरी की एक जेठानी मीरा थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ राजन शादी में शामिल हुआ। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननद सीमा ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। गौरी विकास के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बेड से उठ खड़ी हुई। देखा तो विकास कमरे में दाखिल हुए। विकास को कमरे में देखते ही गौरी की धड़कनें तेज हो, चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनकियों से गौरी विकास की तरफ देखे जा रही थी कि तभी विकास ने मुस्कुरा करके कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर के कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। गौरी विकास को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर गौरी जब बाहर आई तो देखा विकास सो चुका था और उसे भी विकास के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में विकास की आवाज आई, गौरी उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। गौरी ने आंखें खोली तो देखा विकास का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ था। अब विकास उसके लिए एक पहेली बन चुका था, जहां एक तरफ गौरी सास और ननदों का प्यार और अपनापन देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। गौरी ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद गौरी की माँ ने कहा, देख बेटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना। इतने भले लोग हैं, मेरा दान दहेज खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसे ससुराल वाले मिल जाए तो हम लोग गंगा नहा ले। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे भी बात कराना, हालचाल तो ले लूं। गौरी ने सामने बैठे विकास को देखा, जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। विकास की दिलचस्पी ना देखकर गौरी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे ही है माँ, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर जाने आने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब विकास कमरे में आए तो गौरी ने देखा कि विकास के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार विकास ने बिना कुछ बोले गौरी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अब गौरी को मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। गौरी को पता चल गया कि विकास की मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर विकास ने गौरी को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जल बिस्तर पर पड़ी गौरी की आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शराब के नशे में जब विकास ने गौरी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती
और तुम्हारी खुद किस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। पूरी रात गौरी की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही है, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे विकास जैसा हमसफर मिला है? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से गौरी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। विकास बेसुध था, जिसे देखकर गौरी के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं, घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रही थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ख्यालों में खोई गौरी दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला और देखा तो सामने उसकी सास रीना जी थी। रीना जी ने गौरी से कहा, बहू चलो, रसोई में तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो सब जिम्मेदारियों को अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर मैं मुक्त होना चाहती हूँ। गौरी ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले सीमान देखकर रीना जी ने कहा, गौरी दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही सीमानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर ना जाए। गौरी देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सास की नहीं, माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो, काम देख लो। और वो गौरी को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से करहाती गौरी अकेली रसोई में बैठी अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, गौरी जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता चाय तैयार करो, वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके गौरी ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन विकास बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। गौरी अभी विकास के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनाना है। सच से अनजान गौरी सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं है, बड़े आश्चर्य की बात है। अब गौरी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो पूछे किससे? आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन? जब विकास को गौरी पसंद ही नहीं थी, तो विकास ने गौरी से शादी ही क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़की को लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी, जिससे चाहते उससे शादी करते। फिर मुझसे शादी क्यों की? गौरी की सास और ननद उससे बहुत प्यार से बात करती थी। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता, कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास ननद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है, इसका सहारा लेकर वो लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहा तो गौरी शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देख करती थी, और यहाँ शादी होते ही वो उलझनों में उलझकर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से अपने माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपना ही रह गया। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपनी ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ने में, और घर के काम करके गौरी थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। गौरी की माँ का जब भी फोन आता तो उनसे हंसकर बात करती,
क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौट कर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुपचाप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर गौरी से कहा, एक कप चाय अधिक बनाना, राजन आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होगी। उसने सास से पूछा, माँ जी, लेकिन जेठ जी कब आए? क्या भाभी भी आई हैं साथ में? राजन तो कल रात में ही आ गया था। लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब ना मिलने से वो समझ गई थी कि जेठ जी अकेले ही आए हैं। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। गौरी सोचती है, हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई? क्या घर है? एक बेटा दिन भर घर में रहता है और एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी जी का कोई नाम नहीं ले रहा है। अब राजन भी घर में साथ ही रहने लगा। तब गौरी को समझते देर ना लगी कि ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज आ रही थी। गौरी ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला विकास ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए लिए थे जो चुका नहीं पाया था। हाथ पैर जोड़कर किसी तरह रीना जी और राजन ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों की और मोहलत दे दे। तभी घर में उसकी जेठानी जी मीरा का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। राजन ने कहा, मीरा, तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब मीरा ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यही पूछ लोगे। पापा अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है अब परेशानी की कोई बात नहीं है। माँ पापा के साथ रहने के लिए भैया भाभी भी इंडिया आ गए हैं। दरवाजे की ओर से झांकती गौरी मीरा को देखकर देखते ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। जेठानी जी को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। गौरी मीरा को पानी देने के लिए झटपट रसोई में गई कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? गौरी ने पलटकर देखा तो मीरा थी। गौरी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। गौरी ने आगे बढ़कर मीरा के पैर छुए। तब मीरा ने कहा, खुश रहो, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से राजन ने आकर के कहा, ये विकास की पत्नी है। गौरी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश से भरी मीरा ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी? और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? राजन ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब रीना जी ने कहा, क्यों बता दे तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको? जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र है मेरे हीरो जैसे दामाद का जो उसने विकास का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही ना होने देती। राजन, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि गौरी से दूरी रहे। खबरदार उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी गौरी पर नहीं पड़ने देना चाहती। मीरा अवाक गौरी को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी गौरी कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी रीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उसे कहा, बहू, तुम विकास को या शादी को लेकर कभी कोई बात मीरा से साझा मत करना। ना ही उससे तुम्हें बात करने की जरूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने और झगड़े लगाने की, इसलिए तुम उससे दूरी रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो 3 महीने से अपनी मायके में थी, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बांझ है। गौरी चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी।
इधर राजन ने मीरा को कमरे में लाकर कहा, देखो मीरा, मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो। तुम गौरी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में जाओ। तब मीरा ने कहा, लेकिन राजन, क्या गौरी को विकास का सच पता है? क्या गौरी की शादी विकास से सच बताकर हुई है, या वैसे ही जैसे तुम्हारी और मेरी हुई है, झूठ बोलकर? राजन ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया है क्या नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात मीरा की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी बार बार उसके सामने गौरी का मायूस चेहरा सा आ जाता था। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। मीरा और गौरी एक दूसरे को देखते साथ काम करते हैं, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता। तीसरे दिन रात को अचानक मीरा को गौरी के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज आने लगी। प्लीज विकास, मुझे मत मारो की आवाज आ रही थी। मीरा भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। मीरा ने गुस्से में राजन से कहा, राजन, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आए इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीख की आवाज, इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? मीरा भागकर गौरी के कमरे में गई। वहां विकास पैरों से गौरी को मार रहा था कि तभी मीरा ने विकास को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे धक्का देकर गौरी से दूर कर दिया। नशे में चूर विकास को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से करहाती गौरी मीरा से लिपटकर फूट फूट कर खूब रोई। मीरा ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, गौरी, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों ही विकास से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि विकास नशे का आदी है, जिसकी वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए? अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे, इसलिए तो 38 साल की उम्र में वो अब तक कुंवारा था। इतना सुनते ही गौरी ने कहा, लेकिन हमें तो यह बात पता ही नहीं था। हमें तो बताया गया कि बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब मीरा ने कहा, गौरी, विकास का तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशे और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। विकास से 10 साल छोटी गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर मीरा को कटघरे में खड़ा किया गया। हॉल में उसकी ननद सीमा, नंदोई रमन, विकास और उसके सास ससुर और गौरी भी मौजूद थी। सब बारी बारी मीरा पर इल्जाम लगा रहे थे कि तभी मीरा और गौरी ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। मीरा और गौरी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो? दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। शट अप मिस्टर रमन, आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपनी पर आएंगे तो आप हवालात की हवा खाएंगे। समझे आप कि इस बदतमीजी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया है, तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो मीरा भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच विकास ने नशे की हालत में बताया है। मुझे पता चल चुका है कि आप विकास को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं।
और आपने उसे नशे का आदी भी बनाया है ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ जी की नजरों में चोर के उन्होंने अपने भाई को घर के गहने चुरा कर दी जिससे उनका भाई विदेश जा सके। गौरी के मुंह से सच सुनकर आज रमन के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास रीना जी की तरफ देखने लगा जो गौरी की तरफ भावना शून्य होकर के देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला है। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे विकास के नाम पर कर्ज लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे। और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। रमन ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्जाम अपनी जेठानी के बहकावे में आकर लगा रही है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब इस तेज तरार मीरा की साजिश है। तभी गुस्से में राजन ने कहा, खबरदार रमन, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा चुका होता। सही कहा गौरी ने, तुम आप कल से ऑफिस नहीं आओगे। इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। लेकिन बेटी, दामाद के प्यार में अंधी रीना जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने गौरी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मीरा के गहनों का सच और विकास को ब्लैकमेल करता है? तब गौरी ने कहा कि माँ जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर ये क्या है? गौरी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। रीना जी ने फोटो देखी तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नजदीक के सारे रिश्तेदार आए थे सिवाय रीना जी के घर वालों के। रमन की बहन ने सारे जड़ाओं और पुश्तैनी रीना जी के गहने पहन रखे थे जिसका इल्जाम मीरा पर लगा दिया गया था। गौरी ने विकास से कहा, विकास, अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी दलदल से नहीं निकल पाओगे तुम। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई जो जीजा जी के कारण ही हुई थी, और नेहा विकास की प्रेमिका को भी जीजा जी ही होटल के रूम तक लेकर के गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दी। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। विकास आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननद सीमा ने कहा, गौरी, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हो? तब गौरी ने कहा, दीदी, आपने अपनी मायका और अपनी जिंदगी खराब करते समय ये सोचा था आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर आपने अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए रीना जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामादों और बेटों के नाम कर दी है। रीना जी की बात सुनकर गौरी और मीरा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। सास की बात सुनते ही मीरा और गौरी के साथ साथ राजन और विकास के होश उड़ गए। राजन ने कहा, माँ, सारा बिजनेस दोनों दामाद के नाम पर कर दिया, इसका क्या मतलब है? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अब तक नजरें झुकाए खड़ी रीना जी ने
गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती जो कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाते? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं है। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। और ये कल की आई गौरी मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो गौरी अभी मेरे दामाद के पैरों में गिर करके माफी मांगे, या से और अभी से तुम लोगों को इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं समझे। और गौरी गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये मीरा इस घर को छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मार कर इसी घर में अब तक बैठी है। सब कुछ इस चालाक और तेज तरार मीरा का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते गौरी के ससुर प्रताप जी ने बोला, वाह रीना, क्या बात है, तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ ही वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठ दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है? पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटी बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। प्रताप जी को बोलता देखकर सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ, आप आइए मेरे साथ। कमरे में रमन ने प्रताप जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ रमन के हाथ से छुड़ाकर प्रताप जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतनी खास चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी शराब नियत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज तक मेरे नाम है। मीरा, तुम भी चाहो तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊँ इस घर से? मैं तो यही रहूंगी, और जो मेरी मर्जी होगी, वैसा जैसा मेरा मन होगा मैं वैसे ही करूंगी। रमन सीमा के साथ घर से जाने लगी तो मीरा ने उनको रोककर कहा, आपको शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा किया तो मीरा मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। रमन ने हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तू अपना पहले आज देखो, सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्ज से अर्श पर लाऊंगी। कहकर रमन सीमा वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे होगा, कैसे घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रीना जी उठाकर कमरे में चली गई। प्रताप जी घर से बाहर चले गए। तब राजन ने कहा, मीरा, अब तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहन बहनोई पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करेंगे। मीरा ने कहा, राजन, अब जो होना था वो हो चुका है, अब ना वो सुधर सकता है
ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सके। लेकिन अब हमें आगे कुछ सोचना होगा। राजन और विकास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मीरा और गौरी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 10 दिनों में नौकरी मिल भी गई। गौरी ने उसके बाद बुटीक का काम भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते देखते बुटीक के साथ ही मीरा के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब विकास और राजन भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला तो वो थी रीना जी का व्यवहार। प्रताप जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। राजन विकास भी सिर्फ काम से बात काम करते। एक दिन अचानक रीना जी ने कहा वो अपनी बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वही उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर गौरी और विकास के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। विकास को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। गौरी के संप्रण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। मीरा ने 2 जुड़वा बेटियों को तो गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो मीरा और गौरी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 10 साल एक कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज मीरा के जन्मदिन के दिन गौरी उसके पास आई और उसे गले लगा कर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे शुरू करूँ। तभी कमरे में राजन ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहे थे। राजन को परेशान देखकर मीरा और गौरी खड़े हो गए। मीरा ने कहा, राजन, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? राजन ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। हम अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति गंभीर है। सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब मीरा ने कहा, राजन, कुछ भी हो, है तुम्हारी माँ ही, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि रीना जी आईसीयू में है। राजन को डॉक्टर से पता चला कि रीना जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया है, कैसे उनकी चोट लगी। माँ की हालत देखकर राजन अपने जज्बात रोक नहीं पाया और फवक फवक कर रोने लगा। तब मीरा ने उसे संभालते हुए कहा, राजन, हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान होते हुए कभी नहीं देख सकती थी, ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते हैं। राजन और विकास की अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावतें सही कही गई हैं। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का अधिक से अधिक इंतजाम कर लो। राजन, मीरा और रीना जी का ब्लड ग्रुप सेम था और सब ने अपना अपना ब्लड को चेक करवाया। और मीरा ने सीमा के घर फोन किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसने कान निकाली सीमा के घर जाने के लिए और उनके घर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, न ही आसपास के लोगों को कुछ अता पता था। वो वापस लौटने के लिए कार में बैठ ही रहा था कि उसे सीमा के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे विकास ने आवाज़ दी। तो विकास को देखते ही वो तेज कदमों से चलने लगी। तब विकास ने भागकर उसे पकड़ा तो उसने पहले कुछ भी पता ना होने से इनकार कर दिया। फिर विकास ने जोर दे करके पूछा और गुस्सा दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है साहब,
मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपके दोनों जीजा ने पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों का बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनके पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वह लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी आपकी माँ बीच में आकर उन दोनों के बीच बचाव करने लगी, तो दोनों लोगों ने आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे घर में रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं, अब किस मुंह से इतनी सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने, तब उन लोगों ने गुस्से में अपनी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से टकरा करके जमीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, बेटी को ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब इन लोगों का व्यापार में नुकसान होने लगा, तब से आपकी माँ अपनी बेटी दामाद के घर को नज़रअंदाज कर रही थी। रोज रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते देखा है। कोई उनसे बात नहीं करता था, रोज अपने मरने की दुआ करती थी। जब चोट लगी तब मेरे मर्द ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों को फ़ोन किया। वो लोग तो अस्पताल ले जाने को राजी नहीं थे। कहाँ मरती हैं तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम करती हैं, कौन इसे पूछेगा। विकास इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने के बाद सारी बात राजन को बताई। सारी बातें सुनकर हर कोई सोच रहा था कि पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब विकास ने कहा, भैया, मैं लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। पीछे से विकास के पापा प्रताप जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को मिलती है। पहले अपनी माँ को ठीक हो जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। 4 दिन बाद रीना जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि रीना जी को होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में गए, लेकिन अब विकास, राजन, मीरा और गौरी प्रताप जी के कमरे में पहुंचे तो रीना जी खामोश थी। जब राजन ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि रीना जी की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचानती हैं कि वो कौन है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी नहीं पहचान रही हैं। रीना जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। रीना जी अब मीरा को माँ बुलाती, बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसी हरकत करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया आती, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता था। प्रताप जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को मना कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज़ में घर के दोनों दामाद का नाम देख कर के सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जी बाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों का कर्ज वही बखाते गए। सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया था। बोली लगाने वाले खरीदने वाले आज गौरी और मीरा थी। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई थी, जिसकी खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी। मीरा के घर में आई गौरी और उसने कहा, दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को दिशा देना, जीवन जीने का महत्व समझाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर उस दिन आप सच मुझे ना कहा होता तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात हो जाती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। जब मियाँ ने कहा, गौरी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ये सब कुछ तो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे ना मिली होती। गौरी ने कहा, यही तो बात है दीदी,
दीदी समझकर हर चीज़ के लिए परेशान करने वाली हो। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी, मेरी ज़िंदगी प्लास के फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है, लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं है। तब आपने कहा था कि गौरी, प्लास के फूल की सुगंध भले ही ना हो, लेकिन इनमें तमाम औषधियाँ गुण होते हैं, जिनको जानकर अगर सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए तो हम सभी को शिकायतों से लड़ सकते हैं, सभी बीमारियों से ये हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमको इसी तरीके से काम लेना होगा। तब तक बीमारी ठीक ना हो जाए, हम औरतों की जिंदगी किसी भी हालत में आसान नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, ना ही होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं। हम लड़कर मायके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी ताने सुनाता है। हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ने लगती हैं। ईमानदारी से अमीर भी बन सकते हैं और इस समाज में पूर्व धारणा हो सकती है। अगर घर की औरतें एकजुट हो जाए तो घर के बाहर और दोनों जगह से वो सब कुछ संभाल सकती हैं और फिर दोनों देवरानी जेठानी बहन बनकर साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।